हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो सीपीओ, स्टेनो, सीजीएल आपके जो स्टेनो के तो खैर पेपर पूरे हो चुके हैं, अभी उनका प्रैक्टिकल बाकी है, स्किल टेस्ट बाकी है। अभी जो सीजीएल मेंस होगा, सीएचएसएल मेंस होगा, सीपीओ का मेंस होगा, फिर एमटीएस के हमारे अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 4 फरवरी से। सारे एग्जाम्स को कंसिडर करते हुए 2020 की हमने सीरीज स्टार्ट की है, उसी सीरीज पे दिस इज द फोर्थ लेक्चर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं ना, ये प्रीवियस के क्वेश्चंस नहीं है। पहली बात तो ये टीम में जितने भी अभी सिलेक्शन फेज हो, जितने भी एग्जाम्स अभी एसएससी के कंडक्ट हुए ना, सारे एग्जाम्स में एडुकेटी ने जो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और पैरेललिज्म के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उसी को कंसिडर करते हुए हमने भी एडुकेटी टेक के क्वेश्चन खुद फ्रेम किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन की लेंथ को थोड़ा बढ़ाया और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पैरेललिज्म के क्वेश्चन ज्यादा है। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक बात और, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी एस्पिरेंट्स एसएससी के हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। एमएल कैंपस ऐप पे ना आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ना मॉक्स हैं, ठीक है। आप इन मॉक्स को भी लगा सकते हैं, इनमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। एडुकेटी ने जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं उसी बेस पे मॉक्स हमने रेडी किए हैं, बिल्कुल फ्री हैं। और इंग्लिश के बहुत अच्छी प्रिपरेशन वहां से हो सकती है। तो फ्री का मतलब ये नहीं होता कि कंटेंट खराब होता है, बहुत अच्छा कंटेंट है। आप लगाइए, आपको अपना लेवल पता चलेगा कि हमारी कितनी प्रिपरेशन है। तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं, आराम से मॉक्स लगाइए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एआई फिक्शन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज एन इवॉल्विंग, जो इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, जेंडर विच एक्सप्लोर्स, जो एक्सप्लोर करता है ना, ये देखो विच जो आया रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जेंडर के लिए आया। एक्सप्लोर्स हमारी क्या होगी, वर्ब हो गई, ये हमारी सिंगुलर वर्ब है। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, समझ पा रहे हैं ना। एआई फिक्शन जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी वर्ब ये रही, ठीक है। एंड इवॉल्विंग, ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना, इवॉल्व हो रहा है। जेंडर विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले नाउन को रिलेट करता है, नाउन सिंगुलर है तो इसकी वर्ब ये रही है ना। इस नाउन की वर्ब कहाँ पे है, वर्ब ये रही। नॉट ओनली के साथ में पेयर क्या बनता है, बट ऑल्सो का। तो नॉट ओनली के बाद में क्या है, द, मतलब द आर्टिकल आया तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। और एंड से जुड़ा है नाउन, अगर एंड के पहले नाउन है तो बाद में भी क्या आएगा, नाउन। सारी कुछ चीजें अभी तक मेंटेन हो रही है, सही हो रही हैं। एआई फिक्शन सिंगुलर था, वर्ब भी सिंगुलर। एंड इवॉल्विंग जेंडर, ठीक है। विच जेंडर को कर रहा है रिलेट, और नाउन हमारा सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का बनेगा, फिर हम आगे देखेंगे। नॉट ओनली के बाद में हमारा क्या है, नाउन है। नाउन एंड से जुड़ा है तो दोनों नाउन प्लूरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ क्या है, ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। नॉट ओनली के बाद में बट ऑल्सो का पेयर बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्प, ठीक है, ये किसकी हेल्प करता है, बट ऑल्सो हेल्प रीडर्स टू अंडरस्टैंड करने में। हाउ एआई में रीशेप फ्यूचर सोसाइटीज, क्या कह रहा है, एआई फिक्शन इज एन इवॉल्विंग जनर विच एक्सप्लोर, जो एक्सप्लोर करता है नॉट ओनली, ना केवल द बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ इंटेलिजेंट मशीन के बारे में, बट ऑल्सो हेल्प रीडर्स की हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ एआई रीशेप फ्यूचर सोसाइटीज। कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो एक्सप्लोर्स था ना, एक्सप्लोर्स, तो ये एक्सप्लोर अपने आप में सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो अगर ये एक्सप्लोर सिंगुलर है तो यहाँ पे भी क्या है, बट ऑल्सो के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, हेल्प सबके सिंगुलर आएगी। यहाँ पे अगर वर्ब नॉट ओनली से कनेक्टेड है ना, ये नॉट ओनली के बाद में जो वर्ब है ये, ठीक है, ये सिंगुलर है, तो बट ऑल्सो के बाद में वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। पैरेललिज्म का क्वेश्चन था, आप इसे मेंटेन करेंगे ना। हेल्प्स किसकी, रीडर्स की, किस चीज में, टू अंडरस्टैंड करने में। हाउ एआई, क्या अंडरस्टैंड करने में, हाउ एआई में रीशेप दे सकता है फ्यूचर सोसाइटी को, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन सही था, बस यहाँ पर आप देखें तो पैरेललिज्म का ही था कि नॉट ओनली से पहले जो है ना वर्ब सिंगुलर फॉर्म में थे, तो बट ऑल्सो के बाद में भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हेल्प्स और रीडर्स हमारा नाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। रीडर्स हमारा नाउन था और ये नाउन का क्या है, इन्फिनिटिव है ना। टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, इन्फिनिटिव होती है। बस पूरा क्वेश्चन ठीक था। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, इस क्वेश्चन से क्या समझते हो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए नॉट ओनली बट ऑल्सो का, तो प्रॉब्लम ना जो एरर होगा उसी के आसपास घूमेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो। जब भी नॉट ओनली, क्योंकि देखिए किसी भी क्वेश्चन में नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐसे तो एग्जामिनर नहीं लगाएगा ना, अगर लगा के दिया है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में पैरेललिज्म का कहीं ना कहीं आपको एरर मिलेगा। तो वहीं पे अटको, वहीं पे रुको और 2 मिनट देखो कि क्या एरर है, ठीक है। ये एरर को आइडेंटिफिकेशन करने का एक तरीका है। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म अगर होती है तो आईएनजी फॉर्म में लेके आते हैं और उसे क्या करते हैं, जिरेंट बनाते हैं ना। आफ्टर के बाद में वर्ब के अंदर आईएनजी लगाकर उसको जिरेंट बनाते हैं, और जिरेंट्स क्या होते हैं, नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, और वो जो नाउन बनेगा वो क्या बनेगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस। क्योंकि हमने ये सीखा है
कि वर्ब के अपने ऑब्जेक्टिव केस है ना हो भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसा क्यों? जो वर्ब ट्रांजिटिव होती है उनके ऑब्जेक्टिव केस होंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्टिव केस नहीं होते। लेकिन जितनी प्रेपोजिशन हमने पढ़ी हैं सभी प्रेपोजिशन के अपने क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। इसका मतलब जितनी प्रेपोजिशन उतने ही ऑब्जेक्टिव केस। जैसे जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब्स होती हैं, जितने कर्ता होंगे, जितने डूअर होंगे तो उतनी क्रियाएं भी होंगी, उतनी वर्ब्स भी होंगे। सेम वही चीज है कि जितने प्रेपोजिशन उतनी ही उसके क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव केस, है ना। तो वही बात है यहाँ पे। अगर हमें लगे कि प्रेपोजिशन के बाद में कोई वर्ब की फॉर्म आ गई तो उसके अंदर आईएनजी लगा देते हैं, वो क्या बन जाता है? आपका जिरन। एंड जिरन्स क्या होता है? इक्विवेलेंट नाउन के। और नाउन हमें मालूम है कि सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट दोनों रूप में काम करता है कि नहीं? तो सब्जेक्ट कैसे बनेगा? वर्ब से पहले सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं और वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आते हैं। प्रेपोजिशन के अपने ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। माय ट्रेनिंग, ठीक है, माय ट्रेनिंग, माय व्हाट? ट्रेनिंग। तो माय हमारा क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। ये ट्रेन से बना ट्रेनिंग, ठीक है, ये नाउन हो गया। आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग। अब देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग माई ट्रेनिंग, वो ये कह रहा है कि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग अ स्पेशलाइज्ड, मैं ज्वाइन करूंगा अ स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉट टीम को, ठीक है। एंड और क्या करूंगा? एंड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, प्रिपेयर करूंगा फॉर प्रिपेयरिंग, है ना, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। देखो प्रिपेयर के बाद में माई सेल्फ आया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं आई प्रिपेयर, आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम प्रिपेयरिंग व्हाट? एक ये वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। आई एम प्रिपेयरिंग व्हाट? आई एम प्रिपेयरिंग टी, मान लो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये वर्ब तो ट्रांजिटिव थी, इसका ऑब्जेक्टिव केस हमने दे दिया। अगर ऑब्जेक्टिव केस ना लगाएं, यहाँ पे ना गिवन हो, तो उस केस में वर्ब ट्रांजिटिव है और इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, आई का माई सेल्फ। समझ पा रहे हैं क्या? आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, है ना, उस तरह से वही है। प्रिपेयरिंग के बाद में जो माई सेल्फ लगाया उसको, ये वर्ब ट्रांजिटिव थी, ट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं था, तो इसके बाद में हमने क्या लगा दिया? माई सेल्फ, क्योंकि आय था ना, आय, तो आय के लिए माई सेल्फ। समझ पा रहे हैं? क्योंकि फोर तो प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता। फोर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव केस पड़ा ना। फोर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस ये सारा फोर का क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। टू अगेन क्या है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट। अब देखो क्वेश्चन को देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग माय ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग अ स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉट टीम, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में मैं ज्वाइन करूंगा एस्ट्रोनॉट टीम को। एंड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, मैं प्रिपेयर करूंगा फॉर एन इंटरप्लेनेटरी मिशन, इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए जो एक्सप्लोर करेगा मार्स को। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो, आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में मैं ज्वाइन करूंगा, तो करूंगा फ्यूचर के बारे में बता रहा है, तो क्या आ जाएगा? आई विल ज्वाइन, आई विल ज्वाइन। या फिर लिख सकते हो आई विल हैव ज्वाइंड। इधर वे इज करेक्ट, दोनों ही तरीके सही है। चाहे आप फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस लगाएं, ठीक है, या फिर आप फ्यूचर का परफेक्ट टेंस लगाएं। भाई वो ये कह रहा है कि मैं ज्वाइन करूंगा या कर चुका होऊंगा, ठीक है, दोनों ही तरीके सही हैं। लेकिन इसका कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनेगा, फ्यूचर का परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनेगा। या तो वो ज्वाइन करेगा या फिर वो ज्वाइन कर चुका होगा। समझ पा रहे हैं? तो इधर इज करेक्ट, चाहे आप ये लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों ही टेंस ठीक है, लेकिन आपका परफेक्ट का, फ्यूचर का परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे नहीं बनेगा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई ट्रेनिंग आई विल ज्वाइन, या फिर आई विल हैव ज्वाइंड अ स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉट टीम, है ना। स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉट टीम, टीम हमारी क्या थी? सिंगुलर नाउन था, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल ए ना, ये देखो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड प्रिपेयरिंग, मैं प्रिपेयर करूंगा माई सेल्फ फॉर इंटरप्लेनेटरी मिशन टू एक्सप्लोर मार्स। सारा क्वेश्चन मैंने आपको तोड़ के ब्रेक करके बता दिया है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज को भी कंसिडर करना, प्रिपेयर एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हमें क्या चाहिए होते हैं? उसके ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पे फिर हम क्या लगाएंगे? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ये हमने प्रोनाउन चैप्टर में सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देखिए, दे हैड बीन डांसिंग, वो डांस कर रहे थे, फॉर एन आवर। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये लिखूं आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रही हूं, आई एम डांसिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डांस कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ मैं डांस 1 घंटे से कर रही हूँ, तो मान लो यहाँ पे देखो फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से कर रही हूँ, तो फिर इसको देखो टाइम फ्रेम आ गया ना, टाइम फ्रेम आएगा तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा ना। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस की जगह फिर कौन सा बन जाएगा? आई हैव बीन डांसिंग। परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा,
क्योंकि टाइम फ्रेम, समय की जब जानकारी देते हैं, जैसे ही टाइम फ्रेम को जोड़ दिया, जैसे ही हमने टाइम को जोड़ दिया, वैसे ही टाइम के साथ में हमेशा क्या आता है हमारा परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कोई काम चल रहा है तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाते हैं, और कहीं कोई काम हो चुका टाइम फ्रेम के साथ में तो उसको परफेक्ट टेंस में लेके जाते हैं ना। तो वही था यहाँ पे, देखो वो ये कह रहा है दे हैड बीन, तो ये देखो परफेक्ट का ना, पास्ट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, हैड बीन आईएनजी फॉर्म, दे हैड बीन डांसिंग, वो डांस कर रहे थे फॉर एन आवर, क्योंकि ये 1 घंटे है ना, 1 घंटा की बात की जाए, टाइम फ्रेम के साथ में हमारा परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये नहीं होता ना फॉर एन आवर, वो डांस कर रहे थे, वो डांस कर रहे थे, देवर डांसिंग, वो 1 घंटे से डांस कर रहे थे, दे हैड बीन डांसिंग। समझ पा रहे हो, टाइम फ्रेम लग जाता है तो हम परफेक्ट या फिर परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। टाइम फ्रेम नहीं है तो लगा दो वो डांस कर रहे थे, देवर डांसिंग। समझ पा रहे हो ना, जैसे ये आई एम डांसिंग में डांस कर रही हूँ, 1 घंटे से डांस करी, जैसे घंटा लगाया वैसे टेंस भी क्या होगा आपका चेंज होगा, आई हैड बीन डांसिंग, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आगे आइए, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर, हमारा जो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर है, नोन जाना जाता है फॉर किस चीज के लिए, कीन ऑब्जर्वेशन के लिए, बहुत कीन ऑब्जर्वेशन है, हैड अराइव्ड पहुंचा, फॉर द रिहर्सल। पहले तो ये देखो व्हेन जो है ना, व्हेन का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। व्हेन के साथ में ना आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो, ठीक है, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसको समझना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ना, वो लॉन्गर एक्शन को बताता है, एक एक्शन जो काफी लंबे समय से चल रहा था। और V2 है, जैसे मान लो कोई काम आप लंबे समय से कर रहे हो, जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी, आईएनजी फॉर्म आया, ठीक है, लंबा सा टाइम था, क्योंकि टीवी देखना तो एक लंबा समय रहा होगा ना, मतलब आधे घंटे से 15 मिनट से या एक घंटे से मैं देख रही होंगी। व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी माई फादर केम, मेरे फादर का आना मतलब V2। हम ये बता रहे हैं कि जब कोई लॉन्गर एक्शन चल रहा हो उसको आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, और लॉन्गर एक्शन में कोई छोटा एक्शन इंटरप्ट करे तो उसको V2 से परफॉर्म करते हैं। व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी माई फादर केम, मेरे फादर का आना एक इंटरप्ट था, एक छोटा एक्शन था, फादर तो सडनली आ गए होंगे ना। तो व्हेन आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन आई फाउंड अ रिंग, समझ पा रहे हो। तो व्हेन के केस में ना या तो आप आईएनजी लगाते हो या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो ये क्या था, ये आपका पास का परफेक्ट था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये तो ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये व्हेन के केस में कभी नहीं आता, इसको अच्छे से लर्न करना। व्हेन के केस में दो ही चीजें बनती हैं, या तो आप V2 लगा सकते हो या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी माई फादर केम, व्हेन आई फाउंड या व्हेन आई सॉ माई मदर आई गॉट हैप्पी, जैसे ही मैंने मेरी मदर को देखा वैसे ही मैं खुश हो गई। तो कुछ एक्शन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एकदम से होते हैं, साथ साथ होते हैं। जैसे ही माँ को देखा वैसे ही खुश हो गई। बच्चा है, बहुत टाइम से माँ को देखा नहीं, मम्मी सुबह से बाजार गई हुई है, शाम को आई, तो छोटा बच्चा जैसे ही मदर को देखा वैसे ही खुश हो गया। तो जैसे ही देखा, ठीक है, जैसे ही देखा वैसे ही वो खुश हो गया। व्हेन आई सो माई मदर आई गॉट हैप्पी, तो सो और गॉट देखो दोनों V2 है ना। तो कहने का मतलब यह है कि व्हेन के केस में ना हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है। ये जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसको तो पहले काटेंगे। और वैसे भी हैड प्लस वर्ब 3 मोर पास्ट को बताता है, मतलब हम पास्ट के जब 2 एक्शन करते हैं, आई हैड माई लंच या आई हैड माई डिनर बिफोर आई वेंट टू द मार्केट, मार्केट जाने से पहले मैंने अपना खाना खा लिया था, मार्केट जाने से पहले। तो जो काम पहले हुआ है उसको हैड प्लस V3 में लिखेंगे, और जो काम बाद में हुआ उसको V2 में। पास्ट के 2 एक्शन की जब हम तुलना करें और ये बताएं कि ये काम पहले हुआ है और ये काम बाद में हुआ है, सो आई हैड या आई हैड टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच ले लिया, पहले लंच लिया था, बिफोर आई वेंट टू द मार्केट, मार्केट जाने से पहले। तो जो काम बाद में हुआ उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाद में मार्केट गई, बिफोर आई वेंट टू द मार्केट, वेंट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो काम पहले किया हैड टेकन या हैड। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे पास के कोई काम की तुलना नहीं थी। और बात यह कि वेन के साथ में हैड प्लस V3 कभी नहीं आता, वेन के साथ में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या आईएनजी फॉर्म आएगी, तो ये गलत हो गया ना। तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, सिंपल लगा दो अराइव्ड, ठीक है। वेन आवर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर नोन, जो जाने जाते हैं फॉर कीन ऑब्जर्वेशन के लिए, अराइव्ड फॉर द रिहर्सल, वो पहुंचे रिहर्सल के लिए, ठीक है। गलती तो वैसे भी आप निकाल ही रहोगे, व्हेन के केस में हैड प्लस V3 नहीं आता, या तो V2 आएगा या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब पास की आईएनजी फॉर्म आएगी वॉज वर्ब के साथ में, ठीक है ना। नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये क्या है हमारे पास में, फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम है दैट आई एट सच अ डिलीशियस केक। कब खाया, आफ्टर हैविंग, आफ्टर देखो प्रेपोजिशन था,
ठीक है। और प्रेपोजिशन की बाद में वर्ब की बेस फॉर्म के अंदर आईएनजी लगाकर प्रेपोजिशन के हम इसको ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे। प्रेपो का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। हैविंग अटेंडेड अ फॉर्मल सेलिब्रेशन, कहाँ अटेंड किया था, एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग डे। देखो दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम था दैट आई एट सच अ डिलीशियस केक, मैंने इतना डिलीशियस केक खाया आफ्टर हैविंग अटेंडेड, अटेंड करने के बाद में, कहाँ पे, अ फॉर्मल सेलिब्रेशन, एक फॉर्मल सेलिब्रेशन था एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग डे, एक लंबे समय के अंत में, ठीक है। तो ये आपने रूल पढ़ा होगा ना, अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी ऑर्डिनल नंबर आ जाए या कार्डिनल नंबर आ जाए, ठीक है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ठीक है, इस केस में ना हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। परफेक्ट टेंस से आप क्या समझते हो, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं। ऑर्डिनल नंबर जैसे हम आपने स्कूल में देखा होगा ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे तो टीचर्स ऑर्डर में खड़ा करती थी, भाई फर्स्ट वाला बीच में आ जाओ ऑर्डर, सेकंड वाला साइड में और थर्ड वाला नीचे, है कि नहीं। सेकंड और थर्ड साइड में खड़े होते थे, फर्स्ट वाला बीच में, तो ऑर्डर से खड़े होते थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही हमारे क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर से क्या समझते हो, वंस ट्वाइस थ्राइस, ये सब हमारे क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर। वंस ट्वाइस थ्राइस ये सब हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री तो समझ ही जाओगे, जिनमें ईएसटी आ जाए या मोस्ट आ जाए, ठीक है, वो हमारी सब क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री। तो कहने का मतलब है जब भी सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए, वंस ट्वाइस थ्राइस आ जाए, या कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो उस केस में अगर कोई टेंस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस आएगा। परफेक्ट टेंस से क्या समझते हो, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के साथ में हैज आएगा, प्लूरल नाउन के साथ में हैव आता है। अब देखो दिस इज द फर्स्ट टाइम, नंबर कौन सा था, फर्स्ट टाइम, ऑर्डिनल नंबर था, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि गलत है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, दैट आई हैव ईटन, क्योंकि आई के साथ हैव आता है और हैज हैव के साथ में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एट की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, ईटन। तो ये हमारा एरर था, बिल्कुल सिंपल एरर था, बस हमें इस रूल को मगअप करना है, लर्न करना है। ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर या सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव ईटन सच अ डिलीशियस केक। तो वी हैव एरर इन बी पार्ट, बी पार्ट में एरर था, ठीक है। यहां तक समझ में आया। जैसे मान लो सुपरलेटिव डिग्री का एक क्वेश्चन देख लो, दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। समझ पा रहे, क्यों ऐसा किया, ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये क्या था हमारा, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री आएगा वैसे ही आप क्या करोगे, मतलब परफेक्ट टेंस यूज करोगे। आई के साथ में हैव आया, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर आ जाए या सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, हम हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस एंशिएंट रेवर्ड स्क्रिप्चर। क्या कह रहा है, दिस एंशिएंट, इतना पुराना, रेवर्ड मतलब जो बहुत ज्यादा रिलीजियस टाइप का हो, ठीक है, सैक्रेड हो, ठीक है, बहुत ज्यादा पवित्र हो, सैक्रेड स्क्रिप्चर, ठीक है। दिस एंशिएंट, ये पुराना जो है हमारा जो रेवर्ड मतलब बहुत ज्यादा सैक्रेड स्क्रिप्चर, ठीक है। हैज बीन, स्क्रिप्चर सिंगुलर था तो इसकी वर्ब मिल गई, हैज बीन ट्रांसलेटेड, क्योंकि स्क्रिप्चर खुद को तो ट्रांसलेट नहीं करेगा ना, स्क्रिप्चर को ट्रांसलेट किया गया। हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में आती है, लेकिन स्क्रिप्चर को ट्रांसफर किया गया, तो स्क्रिप्चर ने काम नहीं किया, स्क्रिप्चर पे किया गया, ये तो नॉन डूअर है। जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है तो वो क्या बन जाता है, पैसिव बनता है। और हैज हैव के साथ में बीन लगा कर ना हम क्या बनाते हैं, इसको पैसिव बनाते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है। अब इसका अगर पैसिव बनाना पड़ेगा तो आप कैसे बनाएंगे, इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि एक्टिव है। एक्टिव कैसे हुआ, क्योंकि हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो करता खुद ही है, ये डूअर है, तो ये क्या बनेगा, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, हैज हैव के साथ में ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट का जो डूअर होता है वो खुद ही करता होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसका पैसिव बनाऊंगी दिस वर्क, अब वर्क तो सिंगुलर था तो क्या लगाओगे, हैज बीन डन बाय मी, बाय मी लगाने लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या होगा, हैज के साथ में, हैज हैव के साथ में बीन जब लग जाता है ना, वो पैसिव बनता है। कब बनेगा पैसिव, जो हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर हो। यहाँ पे तो मैं खुद थी ना, करता थी, स्क्रिप्चर तो काम नहीं करेगा, स्क्रिप्चर को तो किया जाएगा ना। तो वैसे ही अभी यहाँ पे देखो वर्क है, वर्क तो खुद नहीं करेगा, काम को किया जाएगा। हम मोरल बात है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना वो नॉन डूअर हो, जब वो नॉन डूअर होता है बेटे, तो हमेशा हम क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं। पैसिव कैसे बनेगा, हैज हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो ये बिल्कुल सही है। दिस एंशिएंट रेवर्ड स्क्रिप्चर, जो सेक्रेड स्क्रिप्चर है पुराना हमारा जो है, हैज बीन ट्रांसलेटेड, इसे ट्रांसलेट किया गया। एंड देखो, एंड से पहले वर्ब की सेकंड, मतलब ये थर्ड फॉर्म हो गई ना, ये थर्ड फॉर्म है, तो एंड के बाद में भी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो पैरेलल को मेंटेन करता है। अगर एंड से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाद में फर्स्ट फॉर्म, पहले सेकंड फॉर्म है तो बाद में भी सेकंड फॉर्म सेम, ठीक है ना। ये थर्ड फॉर्म थी तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। जिसे हैज बीन, जिसे ट्रांसलेट किया गया और एग्जामिन किया गया इनटू मैनी लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इसे कई लैंग्वेज में इसे मतलब ट्रांसलेट किया गया ओवर द सेंचुरीज बाय स्कॉलर्स, कई सदियों से, किसके द्वारा, बाय स्कॉलर्स के द्वारा, ठीक है। पूरा हमने सेंटेंस को ब्रेक कर दिया। अब इसमें एरर देखो, देखो ये क्या कह रहा है, इस स्क्रिप्चर को ना हैज बीन ट्रांसलेटेड, इस स्क्रिप्चर को ट्रांसलेट किया गया और एग्जामिन किया गया इनटू। अब ये देखो, किसी स्क्रिप्चर को एग्जामिन के साथ में इनटू नहीं लगता, समझ पा रहे हो, ट्रांसलेट के साथ में क्या लगता है, इनटू। भाई अगर इसको ठीक करना होगा तो यही लिखेंगे ना, दिस एंशिएंट रेवर्ड स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू, ठीक है, ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड एग्जामिन्ड वर्ल्ड वाइड ओवर द सेंचुरीज बाय स्कॉलर। ये ऐसी बनता, ट्रांसलेट के साथ में इनटू लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जामिन के साथ में इनटू लगाया गया है। तो इसका मतलब, हालांकि यहाँ पे इनटू आना चाहिए था, लेकिन कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में, सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे, समझ पा रहे हैं। क्योंकि जो इनटू है ना, ये किसको बता रहा है, एग्जामिन के साथ में इनटू नहीं लगता। दिस स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, कई सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया, ठीक है ना। एग्जामिन कई सारे लैंग्वेज में थोड़ी ना किया जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड एग्जामिन्ड वर्ल्ड वाइड ओवर द सेंचुरीज बाय स्कॉलर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पैरेललिज्म का एक बस क्वेश्चन था, सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो इनटू मैनी लैंग्वेजेस है ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट के साथ आना था। नेक्स्ट वी हैव, आई होप क्वेश्चंस आपको ठीक लगे होंगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, लेवल बढ़िया है, तो सेशन को लाइक करना बनता है, ठीक है। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और आपको लग रहा है सेशन बहुत अच्छा है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, टाइम नहीं खराब करेंगे। शी वॉज राइटिंग, वो कर रही थी, राइट कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। अ सेंसिटिव लेटर, एक बहुत सेंसिटिव लेटर राइट करती, किसे, टू हर ग्रैंडमदर, अपनी दादी माँ को कर रही थी। एक कोई लड़की है, वो अपनी बहुत ही सेंसिटिव इमोशनल लेटर अपनी दादी माँ को राइट कर रही थी। when an unexpected, बताया था ना, when के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तब क्या होगा, an unexpected exam schedule announcement was being made abruptly by the authorities। जब वो अपनी दादी माँ को एक लेटर, इमोशनल लेटर लिख रही थी ना, तब क्या हो गया, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली एग्जाम शेड्यूल को अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है, अथॉरिटी के द्वारा। लेट इन द इवनिंग, लेट इन द इवनिंग, कोई दिक्कत नहीं है, इन द इवनिंग होता ही, ये ध्यान रखना, इन द इवनिंग, इन द नून, इन द आफ्टरनून, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, when an unexpected exam schedule announcement was being made, है ना, abruptly by the authority। अगर इसका मैं एक्टिव बनाऊंगी तो एक्टिव यही रहा होगा ना, the authority made, यही रहा होगा ना। अगर हम इसका एक्टिव बनाएं, ये तो पैसिव है, अगर एक्टिव बनाएं तो यही रहा होगा, the authority made an unexpected एग्जाम शेड्यूल, है कि नहीं। इसका एक्टिव यही होगा कि द अथॉरिटीज मेड एन अनएक्सपेक्टेड एग्जाम शेड्यूल, यही रहा होगा। अब इसका पैसिव है तो पैसिव यही बना होगा, क्या बना होगा, एन अनएक्सपेक्टेड एग्जाम शेड्यूल, हमारा पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव के अंदर। शेड्यूल अभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, तो पैसिव कैसे बनेगा, वॉज मेड बाय द अथॉरिटीज, यही बनेगा, यही बनेगा ना। तो वही बात है, अब यहाँ पे क्या, वॉज मेड लगेगा, बस यही जो बीइंग लगा हुआ ना, ये नहीं लगेगा, वॉज मेड। आपको ये समझा रही थी मैं कि जो ये पैसिव बना हुआ है ना, ये देखो पैसिव गलत बना हुआ है। व्हेन एन अनएक्सपेक्टेड एग्जाम शेड्यूल अनाउंसमेंट वाज बीइंग मेड अब्रप्टली बाय द अथॉरिटीज। अगर हम इसको एक्टिव में लेके जाएं तो बना लो ना, बाय के बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है एक्टिव के अंदर, इसको सब्जेक्ट बना दिया। कैसे बनाया, द अथॉरिटीज मेड एन अनएक्सपेक्टेड एग्जाम शेड्यूल। अब इसका पैसिव बनाइए, फिर क्या बन जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको फिर से सब्जेक्ट बनाएंगे, एन अनएक्सपेक्टेड एग्जाम शेड्यूल was made by the authorities। तो was made ही आएगा ना, वही आपको बता रहे, being नहीं लगेगा यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो पैसिव है वो कैसे बनता है, was या वर से प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है कि नहीं।
तो यहाँ पे जो एरर था वो बीइंग का था। सो वी हैव एरर इन पार्ट सी, पार्ट सी में ही आएगा ना, पार्ट सी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, as they driven through a dark deserted lane earlier walked at dusk, Lucius suddenly heard the cold night air whistling sharply in his ears. As they driven, देखो as they driven, पहली बात तो ये कि देखो ड्राइव ड्रॉव ड्रिवन है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव या हैड के साथ ही आएगी, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये गलत है, पहली बात तो ये गलत है, ठीक है। एज दे थ्रू अ डार्क डेजर्टेड लेन अर्लियर वॉक्ड एट डस्क, ठीक है, उन्होंने ये सब किया। लूशियस ने सडनली हर्ड किया द कोल्ड नाइट एयर विस्लिंग शार्पली इन हिज ईयर, उसके ईयर में जो कोल्ड नाइट थी उसकी आवाजें गूंज रही थी, उसने ये सुना। तो ये पास्ट टेंस है तो इसको भी पास्ट में कर दो, एज दे ड्रोव, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, तो वो आपकी सेकंड फॉर्म ही करेंगे एज दे ड्रोव, ठीक है। जब वो गए थ्रू अ डार्क, एक डार्क डेजर्टेड मतलब सुनसान लेन में, ठीक है, अर्लियर वॉक्ड एट डस्क, लूशियस सडनली उसने सुना द कोल्ड नाइट एयर विस्लिंग शार्पली इन हिज ईयर्स, ठीक है ना। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म कर दो एज दे ड्रोव, ठीक है। ड्रिवन तो वैसे भी नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो वी हैव एरर इन, अब पार्ट ए में करेंगे, पार्ट ए के अंदर एरर आएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, टाइम नहीं खराब करेंगे, फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे। दे चूज, उन्होंने चूज किया क्या, एन ओवरनाइट जर्नी चूज की बाय ट्रैवलिंग इन ट्रेन ड्यूरिंग पीक सीजन में उन्होंने चूज किया कि वो रात को जर्नी करेंगे ट्रेन के द्वारा, इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। इंस्टेड वाली प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म के अंदर आईएनजी लगा के इसको ऑब्जेक्टिव केस बनाया। इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग ऑन हाईवेज टू रीच द कैपिटल अर्लियर, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि हम अभी रोड से नहीं जाएंगे, हम तो ट्रेन से जाएंगे, ठीक है ना, सीजन है, पीक सीजन का टाइम है, हम तो ट्रेन से जाएंगे। चलो अभी देखो, एक आपने सुना होगा ना बाय ट्रैवलिंग इन ट्रेन, है ना, एरर तो इसी पार्ट में समझ गए होगा, इन ट्रेन, ये एरर आपने ऐसे समझा होगा ना, बाय ट्रैवलिंग बाय ट्रेन कर दो, ठीक है, हमने पढ़ा है ना, आई एम कमिंग बाय ट्रेन, आई एम कमिंग बाय कार, है ना, आई एम कमिंग बाय रिक्शा, इस तरह से सुना होगा। ट्रेवल सोर्स या तो बाय के साथ आते हैं, बाय प्लस ट्रेवल सोर्स, ठीक है ना। आई एम कमिंग बाय ट्रेन, बाय कार, बाय ऑटो, बाय कार, बाय बस, बाय जीप, बाय बस, ठीक है ना, इस एंड सो ऑन, ये तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। या तो बाय लगा दो यहाँ पे। अगर आपको प्रेपोजिशन इन लगानी है तो देखो आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हो, आई एम कमिंग इन द कार, समझ पा रहे हो क्या। मतलब आपको जब प्रेपोजिशन लगानी है इन या फिर ऑन ही लगेगा, कार के लिए इन लगाएंगे तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा, या ऑन द, आई एम कमिंग ऑन द बस, आई एम कमिंग ऑन द ट्रेन, ट्रेन के लिए, बस के लिए, मतलब एरोप्लेन के लिए, शिप के लिए हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। कार के लिए, छोटे व्हीकल्स के लिए कार है, या हेलीकॉप्टर है आपका, कार है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। छोटा जो व्हीकल होता है, बोट होती है, बोट छोटी होती है, बोट है, इन सब के लिए हम क्या लगाएंगे, इन, है ना। बड़े व्हीकल्स जो लंबाई में बड़े होते हैं, जैसे बस है, बस के लिए ऑन लगाएंगे, ट्रेन के लिए ऑन लगाएंगे, एरोप्लेन के लिए ऑन लगाएंगे, इस तरह से आप चीजें ध्यान रखना है, ठीक है ना। या तो आप आर्टिकल इन और ऑन लगा रहे हो तो द आर्टिकल लगाओ, आई एम कमिंग इन द कार, आई एम कमिंग ऑन द ट्रेन, आई एम सिटिंग ऑन द बस, समझ पा रहे हैं। या फिर आप ऐसे लिख दो, आई एम कमिंग बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस, इस तरह से। पर अगर देखो ट्रेन का इन तो वैसे भी नहीं आएगा ना, ऑन लगाएंगे तो आर्टिकल द लगाएंगे, ऑन द ट्रेन, ठीक है। दे आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, या फिर दे आर ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन, दोनों ही तरीके सही है। यहाँ पे लिख दो ऑन द ट्रेन, लेकिन इन ट्रेन गलत है, समझ पा रहे हैं ना। तो एरर उसी में था, बी पार्ट में एरर था, ये हमने आर्टिकल चैप्टर में किया है सब कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, द स्नैप 10A, द स्नैप 10A, ये क्या चीजें देखते हैं आगे। न्यूक्लियर सैटेलाइट की बातचीत की जा रही है, इसका नाम है न्यूक्लियर सैटेलाइट, है ना, जो उसका नाम है द स्नैप 10A। क्या वॉज लॉन्च्ड, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूक्लियर सैटेलाइट सिंगुलर है तो इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि तो नॉन डुअल है सब्जेक्ट हमारा,
समझ पा रहे हैं ना। द स्नैप 10A न्यूक्लियर सैटेलाइट, जो स्नैप 10A है ये खुद को तो लॉन्च नहीं करेगी, सब्जेक्ट हमारा क्या है, नॉन डूअर है। नॉन डूअर होता है तो क्या होता है, पैसिव बनेगा, और ये सिंगुलर है तो वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। कब क्या क्या डेट के लिए हम ऑन लगाते हैं, ऑन 3 अप्रैल 1965 को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबोर्ड, जिसने अबोर्ड किया द एटलस एजिना, ठीक है। डी रॉकेट्स कहां से वेडनबर्ग एयर फोर्स बेस कैलिफोर्निया। अब अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखो, स्नैप 10A सिंगुलर था, न्यूक्लियर सैटेलाइट, उसके लिए वर्ब कैसे है, सिंगुलर। इसको लॉन्च किया क्या, पैसिव का कंस्ट्रक्शन था, ऑन डेट के लिए था ऑन 3 अप्रैल 1965। जिसने अबोर्ड किया, एक तो आपने ये समझा होगा ना, अबोर्ड जो होता है अबोर्ड, शी अबोर्ड ऑन द ट्रेन, या शी अबोर्ड ऑन बस, ऑन कार, इस तरह से। तो बच्चे ये गलत होता है ना, ये सारा का सारा क्या है, गलत है, क्योंकि अबोर्ड के साथ में ऑन नहीं आता, पेपर में से ऑन लगा के देते हैं, ये नहीं आता। क्या यहाँ पे तो नहीं लगा हुआ, आपको जनरली बता रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अबोर्ड का मतलब ही होता है, अबोर्ड इज इक्विवेलेंट टू बोर्ड, बोर्ड ऑन, समझ पा रहे, बोर्ड के साथ में ऑन लगा सकते हो, अब बोर्ड के साथ में नहीं लगेगा। खैर यहाँ पे नहीं था, एरर कुछ हो रही है, देखो द एटलस एजिना डी रॉकेट्स है ना, अभी देखो एटलस एजिना है ना, डी रॉकेट्स, ये रॉकेट जो है ना सिंगुलर आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक ही बात की जा रही है ना, द एटलस एजिना डी रॉकेट्स, ठीक है। यहाँ पे रॉकेट्स नहीं आएगा, रॉकेट आएगा, रॉकेट, समझ पा रहे। देखो दोबारा देखो, द स्नैप 10A न्यूक्लियर सैटेलाइट, जो न्यूक्लियर सैटेलाइट थी वॉज लॉन्च की गई 3 अप्रैल को 1965, अबोर्ड, जिसने अबोर्ड की द एटलस एजिना डी रॉकेट से, ठीक है ना। एक ही रॉकेट की बात की जा रही है, क्योंकि एक ही सैटेलाइट है तो एक ही रॉकेट से जाएगी ना, रॉकेट्स नहीं होगा ना, समझ पा रहे हो। तो एजिना डी रॉकेट, ठीक है, कहां से, ये उसका नाम दिया हो जहां से उसने उड़ान भरी होगी, तो यहाँ पे रॉकेट्स नहीं, रॉकेट। सो वी हैव एरर इन सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को जरूर देख लेना, ये पेपर में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी हैव इट इज द स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, इट के साथ में हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है ना, इट वाज मी, ठीक है, इट इज, ये नहीं आता, इट वर मी, इस तरह से नहीं आता, ठीक है ना। इट के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, ध्यान रखिए, इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब को लेकर चलता है, ठीक है। इट इज क्या, अ स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्योज, कब, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव को लेके ना अंदर ही अंदर क्या हो गया, क्योज हो गई, मतलब अफरा तफरी मची हुई थी। सिंस आ गया, सिंस द फॉर्मर चेयरमैन रिजाइन, जब से चेयरमैन ने रिजाइन किया ना तब से क्या हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके अंदर क्योस फैल गया, मतलब, ठीक है, सडनली हो गया, ओवर पॉलिसीज डिसएग्रीमेंट्स, कोई पॉलिसी को लेके डिसएग्रीमेंट हुए होंगे, तो उसके चलते वो कह रहे हैं कि जब से जो फॉर्मर चेयर है जिसने रिजाइन कर दिया, उसके बाद में क्या हो गया कि जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, जो सारे काम को संभालती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्योस हो गए, बहुत ज्यादा अफरा तफरी सी मच गई, बहुत ज्यादा हड़कंप सी मच गई है। तो अब देखो सिंस है ना, सिंस हमने सीखा है, जब भी सिंस और फॉर आ जाए और वो टाइम को बताएं बच्चे, टाइम को, रीजन को नहीं, टाइम का जिक्र करें, तो हमेशा हम क्या लगाते हैं, या तो परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे या फिर परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, जब से उसने चेयरमैन ने रिजाइन किया है, तो टाइम को बता रहा है कि नहीं, जब से किया है, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक है ना। इट हैज बीन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इट हैज बीन अ स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्योज within the organization since the former chairman resigned suddenly over policies disagreements, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, it has been, क्यों ऐसा किया, क्योंकि it के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और has have के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, been, it has been, ये रहा है a state of administrative chaos का within the organization। आई होप आपने क्वेश्चन समझा होगा, एक पार्ट में एरर था, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सिंस और फॉर जब भी टाइम की जानकारी देना, हम परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। मैं 1 घंटे से पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, मैं 1 घंटे से पढ़ रही हूँ, आई हैव बीन रीडिंग, आप समझ पा रहे हो, हम यही तो समझते हैं ना, मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग, भाई मैं पढ़ रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई एम रीडिंग, डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। मैं 1 घंटे से पढ़ रही हूँ, फॉर एन आवर, ठीक है, 1 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो क्या आ जाएगा, जैसे 1 घंटा लिखा आपने, तो 1 घंटा लिखते आप क्या करोगे, आई हैव बीन, है ना, आई हैव बीन रीडिंग, टेंस भी चेंज होगा ना, जैसे टाइम की जानकारी दी आप टेंस भी चेंज करोगे, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, समझ पा रहे हो ना, ये हम पहले भी ये कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11,
हेनरी जो है, हेनरी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आई, हेनरी इज वाइडली नोन, तो जाना जाता है क्या, एज आया है तो ठीक है, एन एक्सेप्शनली इंसाइटफुल राइटर, जो हेनरी है ना वो वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, कैसा है वो, बहुत ही एक्सेप्शनली इंसाइटफुल राइटर है, एंड और क्या है वो, एंड गुड कम्युनिकेटर, ठीक है, कहां पे, इन इंग्लिश अक्रॉस एकेडमिक्स एज वेल एज प्रोफेशनल सर्कल्स, ठीक है, वो क्या कह रहा है, जो हेनरी है ना वो वर्ल्ड वाइड जाना जाता है एक्सेप्शनली इंसाइटफुल राइटर और एक गुड कम्युनिकेटर, इन इंग्लिश अक्रॉस, इंग्लिश में अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस किसके अक्रॉस, एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल सर्कल, एकेडमिक में भी और अपने प्रोफेशनल सर्कल में भी वो मतलब बहुत ज्यादा क्या है, इंसाइटफुल राइटर है और कम्युनिकेटर माना जाता है। अभी देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ये एज है कि नहीं, हेनरी इज वाइडली नोन एज, अभी एज जो है ना ये तुलना को बताता है, तुलना करता है कि नहीं करता है, किसी से कंपेयर करता है तो एज ही लगाते हैं, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर फ्रेंड, उसके फ्रेंड जितनी सुंदर है कि नहीं, तो एज जो है वो कंपैरिजन को बताता है। अभी देखो अब कंपैरिजन को बताएगा तो हम मेंटेन तो करेंगे ना क्वालिटी को, तो ये देखो एन एक्सेप्शनली इंसाइटफुल राइटर, जो हेनरी है वो क्या है, एक्सेप्शनली इंसाइटफुल राइटर है, ठीक है, एंड और क्या है, गुड कम्युनिकेटर। अगर मैं इसको ठीक करूं, एंड के बाद अगर इसको ठीक करूं तो ये होगा ना, एंड एक्सेप्शनली गुड कम्युनिकेटर, यही होगा। पैरेललिज्म को मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, एंड से पहले अगर सेम यही अगर बात चल रही है, एन एक्सेप्शनली इंसाइटफुल राइटर एंड एन एक्सेप्शनली गुड कम्युनिकेटर, यही होगा ना, या फिर हम इसको अगर ऐसा पूरा कर, देखो एन एक्सेप्शनली तो यहाँ पे आ ही चुका है तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, तो इसकी रिपीटेशन से बचने के लिए हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, भाई नाउन तो रिपीट नहीं होता ना, तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसको रिपीट करने से बचने से हम क्या बोलेंगे, एंड अ गुड कम्युनिकेटर, ये कर दो, एंड अ गुड कम्युनिकेटर, जो वो हेनरी है ना वो वाइडली नोन एज एन एक्सेप्शनली इंसाइटफुल राइटर एंड अ गुड कम्युनिकेटर, यहाँ पे आर्टिकल ए आप जरूर लगाओगे, समझ पा रहे हो, आर्टिकल ए क्यों लगा, अभी मत बोलना कि हेनरी तो एक ही था और आर्टिकल दो कैसे आ रहे हैं, एक एन आ रहा है और एक ए आ रहा है, ये हेनरी के लिए नहीं आ रहा, उसकी क्वालिटी के लिए आ रहा है, जब इंसान एक हो, ठीक है, और क्वालिटी दो हो और एज से जुड़ा हो, एज से, क्योंकि एज आ गया ना, एज, ठीक है, एज आ गया तो एज से जुड़ा हो, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं इस रूल को, जब एज से जुड़ा हो, ठीक है, एक ही नाउन हो, नाउन एक हो लेकिन एडजेक्टिव कितने हैं, दो हैं, एडजेक्टिव दो हैं, तो भाई दोनों एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल्स लगाएंगे, समझ पा रहे हो, दोनों एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल्स लगाएंगे, दो ही आर्टिकल्स लगेंगे, इस रूल को ऐसे लर्न करोगे, एज का अगर कोई क्वेश्चन आ गया और नाउन कितना है, एक ही है लेकिन इसकी क्वालिटी दो है, तो दो एडजेक्टिव है तो दो आर्टिकल लगेंगे, समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे एन एक्सेप्शनली इंसाइटफुल राइटर एंड अ गुड कम्युनिकेटर कर दो, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एंड एक्सेप्शनली गुड कम्युनिकेटर, बस एक्सेप्शनली दो बार रिपीट हो जाएगा ना, इसलिए हम कर रहे हैं अ गुड कम्युनिकेटर, समझ पा रहे हैं, एक्सेप्शनली इसलिए एन लग गया, अब गुड है तो गुड से पहले एक ही लगेगा ना, कम्युनिकेटर हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए लगता ही लगता है, तो कम्युनिकेटर के लिए हमने आर्टिकल ए लगाया है, ठीक है ना, यहाँ पे कम्युनिकेटर तो था लेकिन एक्सेप्शनली के लिए हमने एन लगाया है, जिनके वावल साउंड होता है उससे पहले आर्टिकल एन लगता है, और यहाँ पे कोई वावल साउंड नहीं था, गुड था तो हमने आर्टिकल ए लगा दिया। आई होप ने इस क्वेश्चन को समझा होगा, तो यहाँ पे एरर था सी पार्ट में एरर मार्क करें। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के लग रहे होंगे, देखो सारे क्वेश्चंस में कहीं आर्टिकल्स हैं, कहीं प्रेपोजिशन के, ये सारे के सारे एग्जाम्स में इस तरह के ना रूल सभी एडुकेटिव ने पूछे हैं, सीजीएल में हो चाहे सीपीओ में हो, स्टेनो में हो, सीएचएसएल में हो, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं पैरेललिज्म के, तो बस वही क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, हमने खुद बनाए हैं क्वेश्चंस अच्छे लेवल के। द स्पेस एजेंसी वांटेड, स्पेस एजेंसी क्या चीज चाहती थी, देखो स्पेस एजेंसी हमारा सब्जेक्ट है और इसकी क्या हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू रन प्रीलिमिनरी टेस्ट, वो क्या करना चाहती थी, रन करना चाहती थी प्रीलिमिनरी टेस्ट को विद चिंपैंजी के साथ में, बिफोर सेंडिंग, बिफोर या प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में या तो नाउन आता है, अगर नाउन नहीं आएगा तो वर्ब की बेस फॉर्म हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी ना, नाउन नहीं था तो वर्ब की बेस फॉर्म थी, आईएनजी लगा के इसको जेड बना दिया, बिफोर सेंडिंग अ ह्यूमन एस्ट्रोनॉट इन अ मरकरी कैप्सूल, ठीक है, द स्पेस एजेंसी वांटेड, स्पेस एजेंसी चाहती थी टू रन प्रिलिमिनरी टेस्ट, एक
प्रिलिमिनरी टेस्ट वो होता है पहले से जो टेस्ट किया जाता है ना, विद चिंपैंजी, चिंपैंजी के साथ में टेस्ट करना चाहते थे बिफोर सेंडिंग अ ह्यूमन। वो चाहते थे ह्यूमन को ना हम एस्ट्रोनॉट मरकरी कैप्सूल के अंदर भेजने से पहले हम चाहते हैं कि चिंपैंजी पे ये जो है ना एक्सपेरिमेंट किया जाए, ये स्पेस एजेंसी चाहती थी, ठीक है। वो बिफोर सेंडिंग अ ह्यूमन एस्ट्रोनॉट इन अ मरकरी कैप्सूल, तो किसी चीज में भेजना, कोई मूवमेंट हो रहा है ना, तो मूवमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं प्रेपोजिशन, इन नहीं इनटू। तो इनटू होता है वही तो लगता है, जैसे द फ्रॉग इज जंपिंग इनटू द वेल, इनटू द वाटर, इनटू द पाउंड, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो बस वही है, द फ्रॉग इज जंपिंग इन द पॉन्ड, इन द वेल, इन द वाटर, कहीं पे मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं इनटू। और इनटू जो होता है वो स्टैटिक होता है ना, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, स्टैटिक होता है। जैसे आई एम सिटिंग इन द रूम, अब मैं कोई मूवमेंट थोड़ी ना करी, आई एम सिटिंग में बैठी हूँ, आई एम सिटिंग इन द रूम, ठीक है। आई एम सिटिंग इन माय कैबिनेट, आई एम सिटिंग इन माय क्लासरूम। तो जहां पे मूवमेंट होता है ना, देखो ह्यूमन एस्ट्रोनॉट को वो भेजना चाहते थे कहां पे, इन नहीं इनटू अ मरकरी कैप्सूल, मरकरी कैप्सूल के अंदर भेजना चाहते थे। मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, एक कैप्सूल होता है, ठीक है, कैप्सूल लाइक उसमें एक्सपेरिमेंट होता है। तो वो कह रहे हैं ह्यूमन एस्ट्रोनॉट को भेजने से पहले हम चाहते हैं चिंपैंजी को उसके अंदर भेज दें, ठीक है ना। तो किसी चीज के अंदर भेजना, ठीक है ना, मूवमेंट होगा भेजने के लिए, तो मूवमेंट के लिए इनटू, क्लियर है। तो इन तो स्टैटिक होता है, ठीक है ना, ये जो प्रेपोजिशन है वो स्टैटिक, आपकी स्टैटिक अवस्था को दिखाती है, और इनटू मूवमेंट के लिए आता है, मूवमेंट के लिए, क्लियर है। सो वी हैव एरर इन सी पार्ट, नहीं डी पार्ट में एरर होगा, डी पार्ट में एरर मार्क करें। नेक्स्ट वी है इफ ही हैड, देखो इफ से स्टार्ट हुआ, कंडीशनल सेंटेंस आ गया, तो कंडीशनल सेंटेंस के रूल क्या बोलते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो आने वाले क्लोज में क्या करते हो, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, है कि नहीं। इफ ही हैड पेड अटेंशन, अगर वो अटेंशन पे कर देता, कहां पे, टू द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट की तरफ, अगर वो अनाउंसमेंट की तरफ पे कर देता, ही हैड नॉट मिस द ट्रेन, he would not have missed the train, समझ पा रहे हैं ना। और ये भी ध्यान रखो कि would के साथ में have क्यों लगा, क्योंकि रूल है would have। और वैसे भी याद रखो कि जितने भी मोडाल्स होते हैं, ठीक है, मोडाल्स के साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो बेस फॉर्म हैज नहीं होती, क्या होती है, हैज नहीं होती, हैव होती है। इसलिए आप सारे मोडाल्स के साथ में ना हैव का यूज करते हैं, यहाँ पे ये नहीं यूज कर सकते ना, ही वुड नॉट हैज, गलत हो जाएगा, ही वुड नॉट हैव, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर मैं लिखूं ही हैज नॉट, ही तो सिंगुलर नाउन है, तो इसके हाथ में क्या आएगा, ही हैज नॉट पेड द अटेंशन, ही हैज नॉट पेड द अटेंशन, ही हैज नॉट पेड द अटेंशन, उसने अटेंशन को पे नहीं किया था, ही सिंगुलर था, ही सिंगुलर था, तो हमने हैज लगा दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर मैं बोलूं हैव, अब देखो पेड द अटेंशन कर लेना, अभी ही सिंगुलर है ना, फिर भी हमने यहाँ पे क्या लगाया, हैव लगाया, क्यों, ये हैव किस लिए लगा, क्योंकि विल आया है। मोडाल के साथ में ना, मोडाल के साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होता है, बेस फॉर्म क्या है हमारी, हैव होती है। ही सिंगुलर था तो हमने हैज लगा दिया, यहाँ पे हैज नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि विल आ गया, विल मोडाल है, मोडाल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो कहने का मतलब है मोडाल के साथ में हमेशा हैव आएगा, मतलब वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। डू, डज और डिड के साथ में, ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको एग्जाम में फंसाएंगे ना, इनके साथ भी वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है कि नहीं। वैसे ही हमारी डू भी वर्ब की बेस फॉर्म होती है, इन सब चीजों को लर्न कर लेना। डज नहीं होती, डू होती है, डू डू, और यहाँ पे हैव, ठीक है, ये चीजें लर्न कर लेना। तो यहाँ पे he would not have, ये तो चलो इफ कंडीशनल सेंटेंस है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आने वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, would not have not, है ना, would not have missed the same, ठीक है। चलो नेक्स्ट बी पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। माय डॉटर वाज फॉर्मली इनवाइटेड, मेरी डॉटर को इनवाइट किया गया था, मतलब डॉटर ने इनवाइट नहीं किया था, डॉटर को किया गया था। अगर डॉटर को किया गया है वो पैसिव बनेगा, पैसिव है, मतलब वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव है। डॉटर को इनवाइट किया गया था, डॉटर ने नहीं किया, अगर डॉटर करती तो ऐसा होता माय डॉटर इनवाइटेड, ठीक है। अब डॉटर को किया गया था, माय डॉटर वाज इनवाइटेड, मेरी डॉटर को किया गया, ये पैसिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉटर को इनवाइट किया गया होगा भाई, टू एन एक्सक्लूसिव ऑफिशियल लंच, एक लंच के लिए इनवाइट किया गया था, ठीक है। होस्टेड बाय, जिसको होस्ट किया गया था बाय द गवर्नर एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, एक गवर्नर ने ना उसको इनवाइट किया था, कहां पर, खुद के ऑफिशियल रेजिडेंस पे। क्यों, कब, ऑन द, कब किया था, ऑन द ओकेजन ऑफ अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, कोई स्टेट का फंक्शन था, तो वहां पे गवर्नर ने लंच के लिए उसकी बेटी को इनवाइट किया था। अब देखो, माय डॉटर वाज फॉर्मली इनवाइटेड टू एन एक्सक्लूसिव ऑफिशियल लंच
hosted by the governor at his official residence on occasion of a state function। देखो यहाँ पे on occasion of a state function। अब मेरी डॉटर को इनवाइट किया गया है किस पे? ऑफ अ स्टेट फंक्शन। ये जो स्टेट फंक्शन है ये कोई पर्टिकुलर रहा होगा, कोई स्पेसिफिक रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि डॉटर को कहीं भी भेज दिया लंच के लिए, कहीं नहीं भेजा है। एक पर्टिकुलर स्टेट फंक्शन है, ठीक है, वहां पे गवर्नर ने अपने रेजिडेंस पे उसको इनवाइट किया है। किस पर? ओकेजन पर। तो ये ओकेजन है, ये सिंपल नहीं है, ठीक है ना, ये कोई स्पेसिफिक ओकेजन है। तो स्पेसिफिक के लिए क्या लगाएंगे? ऑन द। स्पेसिफिकेशन के लिए हम आर्टिकल द लगाते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा ओकेजन से पहले। ऑन द ओकेजन ऑफ अ स्टेट फंक्शन। अगर यहाँ पे होता ना ऑन अ या ऑन एन ओकेजन ऑफ अ स्टेट फंक्शन तो भी गलत होता, क्योंकि एन तो कोई भी फंक्शन नहीं है। फंक्शन किसका है? स्टेट फंक्शन था, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट फंक्शन था। तो इसके ओकेजन पर, तो वो ओकेजन पर्टिकुलर हुआ या नहीं? तो ऑन द ओकेजन ऑफ अ स्टेट फंक्शन। तो वी हैव एरर इन पार्ट डी। इन कोर्स बाय टाइम, है ना, ये तो फ्रेज ही गलत है, इन कोर्स ऑफ टाइम होता है ना। फ्रेज क्या होती है? इन कोर्स ऑफ टाइम, या फिर ऐसे लिख लो ओवर टाइम, ओवर टाइम या इन कोर्स ऑफ टाइम। इधर वे इज करेक्ट, आप ऐसे लिख लो इन कोर्स ऑफ टाइम या फिर ओवर टाइम, है ना। आफ्टर मैनी फेलियर्स, काफी फेलियर्स के बाद में इन लाइफ में, ही वॉज वाइज इनफ। वो देखो वाइज इज इनफ, है ना, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना। जैसे लिंकिंग वर्ब के बाद में, लिंकिंग वर्ब के बाद में अगर हम लिखें तो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट आते हैं, है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ही वॉज वाइज, ही वॉज क्या था? वाइज। कितना? इनफ। इनफ के बाद में फिर हमारा पेयर किसका बनता है? टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का, है ना। इनफ टू रियलाइज द मिस्टेक्स ऑफ हिज पास्ट। मतलब कोई कह रहा है कि कई समय के बाद में, या इन कोर्स ऑफ टाइम, ओवर द टाइम, ठीक है ना, कई समय बीत जाने के बाद में, आफ्टर मैनी फेलियर्स, कई फेलियर्स हो जाने के बाद में उसकी लाइफ की, ही वॉज वाइस इनफ, वो काफी समझदार हो गया था, ठीक है, टू रियलाइज, उसने समझा अपने पास की मिस्टेक से। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, ही वॉज वाइस, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे अगर ये बनता ही वॉज इनफ वाइज टू रियलाइज, तो ये गलत होता है कि नहीं? वो इंसान इनफ नहीं था, वो इंसान क्या था? वाइस था। तो ये ठीक कैसे होगा? लिंकिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट आते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ही वॉज वाइस, ठीक है ना। ये इनफ यहाँ से हटा के फिर हम यहाँ करते ही वॉज वाइस इनफ, और इनफ के साथ में टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का पेयर बनता है। ही वॉज, वो क्या था? इनफ नहीं था, वो क्या था? वाइस था। ही वॉज वाइस इनफ टू रियलाइज, इतना समझदार बन चुका था कि वो रियलाइज कर पा रहा था अपने पास की मिस्टेक से। तो इनफ के बाद में टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का बनता है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आते हैं। अगर ऐसे लिखा होता तो एरर इस पार्ट में होता ना, तो वहां पे एरर मार्क करते। खैर यहाँ तो एरर ए पार्ट में था, ठीक है। इन कोर्स बाय टाइम नहीं, इन कोर्स ऑफ टाइम या ओवर द टाइम, इस सेंस से, ओवर टाइम इस सेंस आप कर सकते हैं। बस इसमें यही चीज समझने वाली थी, बाकी तो सब ठीक ही है, ठीक है, ये आप देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, द करंट साइंटिफिक लिटरेचर, ठीक है, करंट साइंटिफिक लिटरेचर जो है इस पे ऑन द एफिकेसी, ठीक है, एफिकेसी अंडर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर पीपल विद जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर शोज, ये शो करता है इट रिमेन्स एन एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बस फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, द एफिकेसी अंडर नहीं, द एफिकेसी ऑफ। एफिकेसी के साथ में ना फिक्स प्रेपो लगता है ऑफ, ठीक है ना, यही बस प्रेपोजिशन का एरर था। द करंट साइंटिफिक लिटरेचर ऑन द एफिकेसी ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आप भी पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एफिकेसी ऑफ। नेक्स्ट वी हैव सुमन, सिंगुलर नाउन है, सुमन हैज बॉट, सुमन लेकर आई थी, खरीदा था उसने, क्या लिया था, ये उसकी वर्ब हो गई सुमन की। अब फाइनली क्राफ्टेड ब्लैक एंड व्हाइट शॉल, सुमन ने ना ब्लैक एंड व्हाइट शॉल लिया था। शॉल कितना है? एक ही है ना, एक ही शॉल की बात की जा रही है। ब्लैक एंड व्हाइट शॉल था, टू वियर, पहनने के लिए, टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म है, विद हर न्यू फॉर्मल ड्रेस, ड्रेस के साथ में, फॉर एन अपकमिंग सेरेमोनियल फंक्शन, जो कोई फंक्शन होने वाला है उसके लिए सुमन ने एक शॉल खरीदा था जो कि व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर का था। अब यहाँ पे देखो, अभी देख पा रहे हैं शॉल हमारा क्या है? नाउन, है ना। नाउन से पहले ये नाउन की क्वालिटी है क्या? शॉल कहता था व्हाइट और शॉल कहता था ब्लैक। जब भी आपको लगे ना कोई नाउन है, नाउन से पहले कोई दो एडजेक्टिव हैं, एक एडजेक्टिव ये है और एक एडजेक्टिव ये है, दो एडजेक्टिव अगर गिवन हो तो नाउन के लिए यहाँ पे आर्टिकल तो आएगा ही, यहाँ पे आर्टिकल है कोई भी आपका और दो एडजेक्टिव है, नाउन की दो क्वालिटी है मान लो, तो दोनों क्वालिटी को ना, दोनों क्वालिटी जो एडजेक्टिव और कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाएंगे,
आप देख पा रहे हो क्या, एंड से जुड़ा है ना, दो एडजेक्टिव आपके एंड से जुड़ेंगे, तो नाउन से पहले जब भी दो एडजेक्टिव साथ में एंड से जुड़े तो वो कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो कंपाउंड एडजेक्टिव को ना हम हमेशा हाइफनेटेड पार्ट में लिखते हैं। कैसे? ब्लैक एंड व्हाइट, दिस इज द एक्चुअल वे, ठीक है ना। इसको इस तरह से लिखा जाना था, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, इस तरह से। तो जब भी हम नाउन से पहले दो एडजेक्टिव को लिखते हैं वो कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाता है। तो कंपाउंड एडजेक्टिव को हम हाइफनेटेड पार्ट में ही लिखते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखना चाहूं तो देखो, वेल नोन राइटर, है कि नहीं? तो इस तरह से अ पार्ट टाइम जॉब, है कि नहीं? इसको समझ पा रहे हो? जैसे राइटर आपका नाउन है, जॉब भी आपका नाउन है, ये दोनों सिंगुलर है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हमने आर्टिकल ए लगाया, जॉब के लिए हमने आर्टिकल ए लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो इसको देखो, वेल नोन, समझ पा रहे? ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं। राइटर कैसा था? वेल नोन, तो उसको हाइफनेटेड पार्ट में लिखा। जॉब कैसी थी? पार्ट टाइम, तो हाइफनेटेड पार्ट में लिखा। वैसे ही ये आपका नाउन था, नाउन से पहले दो एडजेक्टिव है, कंपाउंड एडजेक्टिव हो गए, और नाउन आपका सिंगुलर था तो आर्टिकल ए लग गया। लेकिन ये जो आपका जो दो एडजेक्टिव है ना, इसको हाइफनेटेड पार्ट में लिखना था, ब्लैक एंड व्हाइट, हाइफनेटेड पार्ट में, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल किए। नेक्स्ट वी है अभी क्वेश्चन नंबर ए बी पार्ट में आप एरर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, आई हैव रेड, आई सब्जेक्ट है और हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा एक्टिव है, एक्टिव के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है। मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ चुकी हूँ इन ट्रेवल जर्नल्स। ट्रेवल जर्नल्स में कहाँ पढ़ चुकी हूँ? ट्रेवल जर्नल्स में। ट्रेवल जर्नल्स आती है ना, दैट अ लीनिंग टावर ऑफ पिसा, पिसा जो है ना बहुत बड़ी टावर है ना, काफी फेमस है, इज अ फेमस हिस्टोरिकल अट्रैक्शन, कहाँ पे? इन द वर्ल्ड। अब लिसा इतनी फेमस है, ठीक है, सभी जानते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं आएगा, द आएगा, ठीक है ना। दैट द लीनिंग टावर, जो लीनिंग टावर है ऑफ पिसा की, इज अ फेमस हिस्टोरिकल अट्रैक्शन। वैसे देखो कोई चीज फेमस है, हिस्टोरिकल अट्रैक्शन है, तो वहां पे आर्टिकल ए तो वैसे भी नहीं आना था, तो पिसा जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए क्या आएगा? आर्टिकल द। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा ये स्लाइड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना, तो थोड़ा सा लेते हैं। द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग, इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो है कंडक्ट की गई बाय द रिसर्च टीम, है ना। तो देखो वैसे भी बाय है, और बाय के केस में हम क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कंडक्टिंग नहीं आया, कंडक्टेड है ना, कंडक्टेड। द इन्वेस्टिगेशन जो की गई थी, कंडक्ट की गई थी रिसर्च टीम के द्वारा, फॉर मंथ्स प्रोड्यूस स्टैटिकली साउंड रिजल्ट, गिविंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस, जो देती है टू सपोर्ट करने के लिए द मेन हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे जो बाय था ना, ये आपका किस चीज का था? पैसिव का था ना, पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड, इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया गया था। इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ना किसी को कंडक्ट करेगी, और वैसे ही पैसिव तो बाय लगा हुआ है, तो वी हैव एरर इन पार्ट ए, है ना, ए पार्ट में एरर मार्क करेंगे, ए पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंगटन इरविंग्स राइटिंग करियर, वॉशिंगटन इरविंग्स का जो था राइटिंग करियर था, बिगैन, शुरू हुआ था, एट 1919 में स्टार्ट हुआ। व्हेन ही जॉइंड हिज ब्रदर पेटर्स न्यूज़पेपर, जब उसने अपने ब्रदर के जो पेटर्स था, ब्रदर का नाम क्या था? पेटर्स, उसके न्यूज़पेपर को ज्वाइन किया। कैसे? एज अ जर्नलिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एसेज एंड रिपोर्ट। वो वहां पे क्या करता था? एसेज और रिपोर्ट देता था। तो यहाँ पे देखो एज जर्नलिस्ट है ना, तो एज अ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट है ना वो सिंगुलर आएगा, तो जर्नलिस्ट एज अ, देखो मेरे बोलने में भी एज अ ही निकल रहा ना, एज जर्नलिस्ट नहीं, एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए लगेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे डी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। तो ये थे हमारे आज के एरर मतलब डिटेक्शन के क्वेश्चंस। अगर आप देख पा रहे हो तो सारे ही एरर्स फिक्स प्रेपोजिशन के, आर्टिकल्स के, है ना, पैरेललिज्म के हमने ज्यादा उठाए हैं, क्योंकि मेंस में इन्हीं के चांसेस हैं ज्यादा आने के, फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं, पैरेललिज्म के क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं, या फिर आर्टिकल्स के। तो उसी तरह के क्वेश्चंस हमने भी देखे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप अपने क्लास को एंजॉय किया होगा, फ्रूटफुल सेशन रहा होगा आपके लिए। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना बनता है, ठीक है। और एमएल कैंपस से आपके जो जितने भी मॉक्स हैं इंग्लिश के जो हमने अपलोड किए हैं काफी सारे, एडुकेटिव को कंटेंट को देखते हुए, वो सारे भी वहां से आप जाके लगा सकते हैं।
थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।